ईश्वर चंद्र विद्यासागर आए, राजा राम मोहन रॉय जी आए, बंकिम चंद्र चटर्जी आए, स्वामी विवेकानंद जी आए, औरबिंदो घोष जी आए, खुदीराम बोस आए, कबीर नजरुल इस्लाम जी आए, रविंद्रनाथ टैगोर जी आए और सुभाष चंद्र बोस जी आए। वाकई में बंगाल की इस पवित्र भूमि में एक अद्भुत ताकत है, जिस भूमि ने हमारे देश को न सिर्फ हमारा राष्ट्रगान दिया, लेकिन राष्ट्रगान के साथ हमें राष्ट्रगीत भी दिया। और कहीं ना कहीं मैं इस समय पर, क्योंकि स्वतंत्रता सेनानियों का उल्लेख किया गया, स्वतंत्रता संग्राम का उल्लेख किया गया, उस समय के कवि, लेखक जिन्होंने ऐसे शब्दों का प्रयोग किया, ऐसे कविताएं रची, ऐसे गीत रची, जिन गीतों के साथ, जिन शब्दों के प्रेरणाओं के साथ लाखों के तादाद पर स्वतंत्रता सेनानियों ने अंग्रेजों का जुल्म सहने की ताकत मिली। वे ऐसे शब्द थे, वे ऐसे गीत थे, वंदे मातरम, रविंद्रनाथ टैगोर जी के Where the mind is without fear, वो गीत झंडा ऊंचा रहे हमारा, वो गीत सरफरोशी की तमन्ना, वो गीत विद्रोह, वो गीत इंकलाब जिंदाबाद, वो स्लोगन करो या मरो, जय हिंद, सत्यमेव जयते, भारत छोड़ो। ऐसे कई नारे थे, ऐसे कई गीत थे, जिन गीतों ने, जिन शब्दों ने हमारे स्वतंत्रता संग्राम में हमारे भारत के समाज को ताकत दी। वंदे मातरम के इतिहास की और उसके जन्म की बात आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने की। हाँ, जो मंगल पांडे का जो विद्रोह था, उस विद्रोह के विफलता के बाद भारत में एक बेचैनी थी और अंग्रेजों का जुल्म और बढ़ गया था। और ऐसे वक्त में 1872 में बंकिम चंद्र चटर्जी ने, जो पूरे बंगाल में जो रेनेसांस चल रहा था, जो भाषा के संदर्भ में जो एक क्रांति चल रही थी, उस क्रांति में वो भी एक महत्वपूर्ण धारा थे। जिस क्रांति में राजा राम मोहन रॉय भी थे, जिस क्रांति में ब्रह्मो समाज भी था, और उन्होंने 1872 में वो पहले दो पंक्ति लिखे जो आज हमारे राष्ट्रगीत के भाग में हैं। 1872-75 के बाद लगभग 9-10 सालों के बाद उन्होंने आनंद मत लिखा, जहां पर उन दो पंक्तियों में उन्होंने और कई पंक्तियां जोड़ी। और आनंद मत के संदर्भ में लिखा गया, आनंद मत उस संदर्भ में लिखा गया जिस समय ईस्ट इंडिया कंपनी इस प्रकार के टैक्स हमारे किसानों पर लगा रही थी कि जीना बहुत मुश्किल हो गया था। लेकिन वाकई में ये जो एक गीत था, जो आनंद मत में उल्लेखित था, वास्तविक रूप में ये नारा कब बना? इसकी शुरुआत हुई गीत से, लेकिन ये इसकी एवोल्यूशन, इसका पूर्ण जन्म एक नारा के द्वारा, एक राजनीतिक नारा के द्वारा 1905 में हुआ। 1905 में वायसरॉय कर्जन ने बंगाल के दो भाग करके सोचा कि इसके द्वारा वो बंगाल और बंगाल के द्वारा पूरे भारत पर एक गहरी चोट डालेंगे। लेकिन यही उनकी गलती थी। अगर मैं देखूं कि आधुनिक स्वतंत्रता संग्राम में वो कौन सा पल था जिस पल से भारत
कि स्वतंत्रता संग्राम में एक नई ताकत आई, वो 1905 के उस स्वदेशी आंदोलन से था, जो स्वदेशी आंदोलन बंगाल के पार्टीशन विभाजन के बाद उजागर हुआ। और उसमें जैसे इतिहास में हमने पढ़ा है कि अरबिंदो घोष जी को एक ताकत मिली, वंदे मातरम का वो जर्नल, और उसके द्वारा जुगांतर पार्टी के द्वारा ये मैसेज गया कि हमें भारत को एक नई दृष्टि से, एक नई ताकत से, एक नई मंथन के द्वारा हमें विद्रोह करना है। और यही बात आने वाले समय में पूरे प्रदेश में ये फैला और व्यापक रूप से फैला। और ये बहुत, इस पूरे वंदे मातरम की जो यात्रा है, इस यात्रा को अध्ययन करना बहुत जरूरी, कि कहीं बंगाल के भाषा के क्रांति से निकला ये गीत, जो 10 वर्ष बाद आनंद मत के नॉवल में इसमें और पंक्तियां जोड़ी गई, बंगाल में एक राष्ट्र नारा बना 1905 में, और ऐसी प्रेरणा मिली जिस प्रेरणा से पूरे भारत में वो व्यापक रूप से प्रचारित हुआ। प्रचार होने के कई माध्यम थे। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने ग्रामोफोन का उल्लेख किया, लेकिन पैम्फलेट और पब्लिकेशन का भी एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका थी। ये पैम्फलेट और पब्लिकेशन के द्वारा बंगाल का ये नारा गया पंजाब में, गया महाराष्ट्र में, गया मद्रास में। ट्रांसलेशन के द्वारा आदरणीय सुब्रमण्यम भारती ने जिस प्रकार से 1905 में इसकी ट्रांसलेशन की, 1908 में इसकी ट्रांसलेशन की, तो कई जगह पे ये कन्नड़ में, तमिल में, तेलुगु में, अलग अलग भाषाओं में आनंद मत और आनंद मत के द्वारा पूरे वंदे मातरम की जो व्याख्या है, जो मूल भाव है, पूरे देश में फैला। खुदीराम बोस जी का उल्लेख यहां पे किया। और हां, जिस प्रकार से कोर्ट ट्रायल्स हुए, सिर्फ खुदीराम बोस जी का नहीं, अरबिंदो घोष जी के भी कोर्ट ट्रायल से पूरे देश को यह दृश्य दिख रहा है कि किस प्रकार से वंदे मातरम के द्वारा हमारे स्वतंत्रता सेनानी ब्रिटिश का विद्रोह कर रहे थे। और फिर सिर्फ स्वतंत्रता सेनानियों के बीच नहीं रहा, एक व्यापक रूप से ये छात्रों के बीच में ये समा गया। वंदे मातरम का उजागर राजामुंड्री आर्ट्स कॉलेज में किया गया, कोकानाडा आर्ट्स कॉलेज में किया गया, गोदावरी, कृष्णा, गुंटूर तक फैला, बांग्लादेश उस समय के माइमन सिंह सिटी कॉलेज तक पहुंचा। और यहां तक भी नहीं, बाहर जब जो हमारा तिरंगा ध्वज जब 1907 में पूरे विश्व में प्रकाशित किया, तो उस तिरंगा झंडा में भी वंदे मातरम उल्लेखित था। कला के द्वारा भी अवनींद्रनाथ टैगोर, उन्होंने एक पेंटिंग, एक चित्र इससे प्रेरणा लेते हुए किया। तो कहीं ना कहीं हमारे पूरे स्वतंत्रता संग्राम में कला, साहित्य का एक बहुत महत्वपूर्ण भाषा और बहुत महत्वपूर्ण भूमिका रही है। राजनीतिक नारा से, जैसे कि कहा गया, राष्ट्र में इसको एक राष्ट्रीय तवज्जो मिलने लगा। और इस वंदे मातरम को सिर्फ एक राजनीतिक नारा नहीं, लेकिन राष्ट्र गीत से इसको देखा जाए, ये तवज्जो, ये महत्व अगर कोई किसी राजनीतिक दल ने दिया तो वो कांग्रेस पार्टी। कांग्रेस पार्टी ने जब 1905 का स्वदेशी आंदोलन भी नहीं हुआ, 1896 में कलकत्ता में कांग्रेस के अधिवेशन में गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर जी ने खुद वंदे मातरम को एक मधुर वाणी में उन्होंने उसका गीत प्रदर्शित किया। और बाद में उन्होंने एक चिट्ठी में लिखा भी पंडित नेहरू को, that the privilege of originally setting the first stanza of Vande Mataram to the tune was mine when the author was still alive.
और कहीं ना कहीं ये भी बताने की बहुत जरूरत है कि रविंद्रनाथ टैगोर जी बंकिम चंद्र चटर्जी को बहुत करीबी से उनको मिले और बंकिम चंद्र चटर्जी ने काफी समर्थन भी रविंद्रनाथ टैगोर जी को दिया। 1905 में स्वदेशी आंदोलन भी हुआ और 1905 में कांग्रेस का बनारस में अधिवेशन हुआ, जिस बनारस के अधिवेशन में अध्यक्ष कर रहे थे जी.के. गोखले साहब, और दोबारा 1905 के उस बनारस के अधिवेशन में सरला देव चौधरी जी ने वंदे मातरम का गीत प्रदर्शित किया। लेकिन इस 1905 के बनारस के अधिवेशन में उन्होंने वंदे मातरम में एक बहुत ही महत्वपूर्ण संशोधन वो लाए। वो संशोधन क्या था? जनसंख्या की। जो ओरिजिनल वंदे मातरम था, उस वंदे मातरम में जिस जनसंख्या का उजागर किया था वो था 7 करोड़ का, क्योंकि उस समय बंकिम चंद्र चटर्जी जिस संदर्भ में लिख रहे थे तो वो बंगाल के संदर्भ में लिख रहे थे, जिसमें बिहार भी था, उड़ीसा भी था, असम भी था, और इसीलिए उस संदर्भ में उन्होंने लिखा 7 करोड़। लेकिन जब 1905 में बनारस का अधिवेशन हुआ, उस 1905 के अधिवेशन में सरला देव चौधरी जी ने उस 7 करोड़ को 30 करोड़ करके पूरे एक राष्ट्र का तवज्जो वंदे मातरम को दिया। और वैसे ही महात्मा गांधी ने इंडिया ओपिनियन में उन्होंने लिखा, और 1907 में औरबिंदो घोष ने संध्या के मैगजीन में लिखा कि वी वांट स्वराज फॉर ऑल सन्स ऑफ मदर इंडिया। What we want is that Hindus and Muslims both should come together to bring about Swaraj in unison. फिर अभी आप आते हैं जो मूल बात आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने कही। आज उनके पूरे भाषण को मैंने बहुत गौर रूप से सुना, और उनके पूरे 1 घंटे के भाषण का 2 उद्देश्य था। पहला उद्देश्य यह था कि उनके बातों को सुनकर ऐसे लग रहा था कि आपके राजनीतिक पूर्वज खुद ब्रिटिश के खिलाफ लड़ रहे थे। ऐसे लग रहा था कि आपके राजनीतिक पूर्वज ने ब्रिटिश के खिलाफ विभिन्न आंदोलनों में भाग लिया। तो ये जो इतिहास को दोबारा लिखने की, रिवाइज करने की जो मंशा आज प्रधानमंत्री मोदी जी की भाषण में मुझे सुनाई दी। सर, मैं आपके साथ तो मैं तर्क वितर्क करने आया नहीं हूं। और दूसरा जो उद्देश्य था कि एक राजनीतिक रंग इस पूरे वंदे मातरम के चर्चा को देने का था। उन्होंने उजागर किया कांग्रेस वर्किंग कमेटी का और पंडित नेहरू जी का। और ये एक आदत है सर, ये मेरे पास एक टेबल है कि जब प्रधानमंत्री मोदी जी किसी भी विषय पे बोलते हैं तो पंडित नेहरू जी का नाम कितने बार लेते हैं और कांग्रेस पार्टी का नाम कितने बार लेते हैं।